क्या नया बनाता है, यानी आउटपुट मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप लोग सोचिए, इसको अपनी यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम की, मेंस एग्जाम की, इंटरव्यू एग्जाम की पढ़ाई की अप्रोच से जोड़िए जरा। 2 मिनट के लिए टॉपिक हट जाते हैं, क्योंकि आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं थोड़े समय के बाद कि हमको क्या करना है। आप सब इस बात से एग्री करेंगे? क्या प्रीलिम्स के लिए जो मैं ऑब्जर्वेशन करो पिछले 6 सालों से, जब से यूट्यूब पे हूं, आप सबके सर पे चिल्ला रहा हूं कि नहीं? ऑब्जर्वेशन यही है, सोचना। यानी बेटे सोचना मस्ट है। यानी जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर ओपन कर रहे हैं, तो सोचिए पहले कि यार एक सभ्यता है, इस सभ्यता में, जैसे मैं हूं आज की सभ्यता में, मैं हो गया, ठीक है, मैं हूं, तो इस इंडस वैली में भी मैं, यानी मेरे जैसे लोग होंगे। लेकिन यार मैं हूं सभ्यता में, मेरे पड़ोसी भी हैं, और फिर मैं तो दिल्ली का हूं या यूपी का हूं, और बहुत से लोग बिहार के भी, साउथ के भी हैं। अच्छा यार, इतने डिफरेंट डिफरेंट लोग, तो इसका मतलब है कि यार सिंधु सभ्यता में भी इसी प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां होती होंगी। ओके, मैं हो गया, बहुत सारी प्रजातियां हो गई, ये हो गया। यार आज मैं जैसे हूं, तो मेरे घर में क्या क्या इस्तेमाल होता है, मेरी कास्ट क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, घर में हम क्या क्या करते हैं, हम धर्म को कैसे मानते हैं, और आज की इकोनॉमी कैसे चलती है, घर की इकोनॉमी कैसे चलती है, कृषि क्या है, उद्योग, यार ये सब तो हमें पता ही पता। अच्छा, फिर आज भी हम देखो दिवाली होली ये सब मनाते हैं, तो क्या सिंधु सभ्यता वाले भी कुछ ऐसा मनाते होंगे, दिवाली होली? अब आपने सोचा इतना पॉइंट, और फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप सोचिए आउटकम मिलने लगेगा कि नहीं, क्योंकि आपने सैंडो सभ्यता में जाके सैंडो सभ्यता नहीं पढ़ा, आज की सभ्यता के आधार पर सैंडो सभ्यता पढ़ा। तो चूंकि आज की सभ्यता को आप आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो आपको उस समय की सभ्यता प्रत्यक्ष बहुत अच्छे से दिखाई देगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वही किताब जो चैप्टर है रटे पड़े हैं। तो विचार, ऑब्जर्वेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप सीखिएगा। चलिए, तो जीआईआई क्या मापता है, आपको बता दिया गया है। यानी किसी विदेश की इनोवेशन कैपेसिटी क्या है, उसकी नवाचार क्षमता क्या है, और उस क्षमता के आधार पर वो क्या आउटकम यानी परिणाम जनरेट करता है, यानी क्या सोचता है इनपुट, और क्या नया बनाता है आउटपुट, मेरे प्यारे बच्चों। ये जो जीआईआई है, ये कितने पिलर्स पर निकलता है, तो इसको आपको याद रखना है। यानी इसके 7 स्तंभ हैं, 7 पिलर्स होते हैं, जिनके आधार पर निकाला जाता है, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? और इसको आप जरा देखिए, इसमें सबसे पहले हम आएंगे इसी पर, इनपुट पर, यानी इनोवेशन इनपुट। यानी इनपुट के रूप में ये किन किन चीजों का आकलन करता है, ये पहला वाला, यानी इनोवेशन कैपेसिटी को लेकर के। ठीक है, तो इसके आधार पर हमें पता लगता है कि वे कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी भी देश में नवाचार को संभव बनाती, रट लीजिएगा, किसी भी देश में नवाचार को संभव बनाने वाली चीजें, यही आपको एग्जाम में लिखना है। पहला ऑब्वियस है, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं मजबूत होने चाहिए, यानी संस्थानिक ढांचा मजबूत होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर संस्थाओं में, ऑब्वियस संस्थाओं में गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, और जो जुडिशियल सिस्टम है, यानी कितनी जल्दी न्याय मिल पाता है। मान लीजिए कोई भी पेटेंट का विवाद है, वो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है या पेंडिंग रह जाता है, ये मिल करके इनोवेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी इनोवेशन के लिए संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सांस्थानिक ढांचा मजबूत होना चाहिए, संस्थानिक ढांचा में ये सारी चीजें होती हैं। कौन सी? मेरे साथ बोलिए, सरकारें, मेरे साथ बोलिए नीतियां, मेरे साथ बोलिए न्याय व्यवस्था, मेरे साथ बोलिए नियम। क्यों? क्योंकि ये एक अनुकूल माहौल बनाते हैं, मेरे प्यारे बच्चों। तो संस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया मिशन है, और मेक इन इंडिया मिशन है, या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, ये सारी चीजें, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, या कोई भी कानून हम जो बनाते हैं जिससे ईज ऑफ डूइंग आसान होता है। तो इनोवेशन कैपेसिटी में पहला पॉइंट आता है, यानी संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना आपको चाहिए ही चाहिए होती है। अवसंरचना में एजुकेशन यानी शिक्षा, स्किल
हायर एजुकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, और कितना हम साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कितना R&D कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, ऑब्वियस है IITs आएंगे, जितने भी इंडियन जो IIM है वो आएंगे, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो आएंगे, DRDO आएगा, CSIR आएगा, ये संस्थान इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है ना। और इनको हम, ठीक है, दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन संस्थाओं की क्या भूमिका है, आपको इस पॉइंट से इसको देखना है, ठीक है बच्चों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा आपको, और ये संस्थाएं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, और इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत नेट भी आएगा, 5G भी आएगा, डिजिटल इंडिया मिशन भी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी मेरे प्यारे बच्चों। यानी हम डिजिटल तकनीकी और ऊर्जा से जुड़ी जो सुविधाएं पहुंचाते हैं वो भी आएगा, और जो जिन संस्थाओं का मैंने नाम लिया वो संस्थाएं इस दृष्टि से क्या सुविधा दे रही हैं उसका भी नाम आएगा। भाई जैसे CSR क्या रिसर्च कर रहा है, सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट होता है ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इसका एक अलग एंगल है, यानी मानव पूंजी व अनुसंधान। तो मानव पूंजी व अनुसंधान में ऑब्वियस ये संस्थाएं आएंगी फिर से, यानी जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, यानी हम R&D और साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। चौथा आता है मेरे प्यारे बच्चों मार्केट, यानी मार्केट मैच्योरिटी, बाजार की परिपक्वता। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपके यहां पर निवेश का माहौल कैसा, ऋण तक इन्वेस्टर्स की पहुंच कैसी है, और कैपिटल मार्केट की गहराई कितनी है, इन तीन चीजों को मापता है। अब इसमें क्या आता है, भारत का जो स्टार्टअप फंड है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चे। यानी बाजार कितना मेच्योर है आपका इनोवेशन के लिए, यह भी मापा जाता है। और फिर पांचवा पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ तो ये आपके सामने आ गए, बिजनेस यानी व्यापार की परिपक्वता, बिजनेस मेच्योरिटी यानी व्यापार की परिपक्वता। इसका मतलब निजी क्षेत्र कितना R&D कर रहा है, कितना सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया दोनों इनोवेशन कल्चर डेवलप कर रहे हैं। जैसे टाटा, रिलायंस, इंफोसिस जैसी कंपनियों की जो भी इनोवेशन लैब्स होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, उनकी भी काउंटिंग इसमें होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 पॉइंट हो गए जिसके आधार पर निकाला जाता है ये रैंकिंग, प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा। 2 और बचे हैं, चूंकि 7 पिलर होते हैं, जो 2 और होते हैं वो इनोवेशन आउटकम वाले में आएंगे। भाई हमने इनपुट तो ये 5 दिया, अब आउटपुट भी मापेंगे, इस इनपुट के आधार पर क्या आउटपुट आपने निकाला, ठीक है। यानी जो आपने 5 पॉइंट में प्रयास की उससे क्या निकला। तो छठा होता है 7 पिलर में क्या निकले में आएगा वो, और वो होता है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट, यानी ज्ञान और तकनीक का परिणाम। मतलब कि आपके यहां कितने पेटेंट हुए, कितने पेटेंट किए गए, कितने रिसर्च आपने पब्लिश किए, उच्च तकनीक से बने कौन कौन से प्रोडक्ट थे जिनको आपने भेजा, यानी एक्सपोर्ट किया मेरे प्यारे बच्चों। जैसे इसरो की चंद्रयान जैसी तकनीकी उपलब्धियां, ये आएंगी छठे पॉइंट यानी नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में। और 7वां पिलर यानी अंतिम पिलर है जो आउटकम में है, क्रिएटिव आउटपुट्स इसे हम बोलते हैं, यानी रचनात्मक उपलब्धियां क्या क्या रही। जैसे मीडिया में क्या क्रिएटिव आउटकम आया, डिजाइन्स में क्या आया, सॉफ्टवेयर में क्या आया, और ये सब आता है क्रिएटिव आउटपुट्स, यानी क्रिएटिव आउटपुट आपने कितना किया, इस पर भी आपकी रैंकिंग निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 7 पिलर हैं जिस पर ध्यान दिया जाता है। अगर आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये सूचकांक 7 स्तंभों पर आधारित था, जिसे 2 भागों में बांटा गया, पहले भाग में 5, दूसरे में 2, आपको मैंने विस्तार से बता दिया। अब इन्हीं के आधार पर रैंकिंग तय हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, कि भाई R&D में कितना खर्च कौन कर रहा है, इंटरनेट यूजर्स की संख्या किसके पास कितनी है, पेटेंट की रजिस्ट्री कितनी है, फर्मों जो भी फर्म यानी कंपनियां, उनकी इनोवेशन कैपेसिटी, नवाचार की क्षमता कितनी है, एजुकेशन पर वो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं GDP का, ये सारी चीजें मिलकर के
रैंकिंग तय करती हैं, इन्हीं सातों से जुड़ी हुई मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद एक एवरेज निकाला जाता है इन सातों का, और फिर उसी के आधार पर आपकी जीआई रैंक तय कर दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन अब यहां पर कहा गया है कि जो आधार होता है, यहां तक की चीजें आप समझ में आ गई। अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर आया गया, मतलब बताया गया है जो इस आर्टिकल में, अब उस पर 1 मिनट के लिए वापस आते हैं। इसमें कहा गया कि ये दो चीजें, क्या भारत वास्तव में अधिक इनोवेटिव बन गया है? हैज इंडिया ट्रूली बिकम मोर इनोवेटिव, और इज इट सिंपली द इंडेक्स मेथडोलॉजी दैट कीप्स चेंजिंग? या जो हर साल ये मेथडोलॉजी बदलती रहती है। तो बस आपको याद रखना, मेथडोलॉजी बदलती रहती है। पूरा एक चार्ट आपको नोट्स में मिलेगा, जिसमें 2020-21 से लेकर के 2025 तक क्या क्या बदलाव किए गए हैं, जो आपसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए मेथडोलॉजी, जिसका मैं जिक्र कर दे रहा हूं, यानी हर बार पैरामीटर बदलते हैं। तो यहां से हमारे लिए एक सबक है कि 2026 में अगर हमें अपनी रैंकिंग को बड़ा करना है तो एक सबक भी है। तो ये आपको, आपका सीखना महत्वपूर्ण है कि यार अच्छा, मेथडोलॉजी बदल रही है तो हम मेथडोलॉजी का एनालिसिस करें और अब अनुमान लगा लें कि 26 में किस चीज को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, तो 26 में हम उस पर काम करें। 27 का पहले से अनुमान लगाएं, अभी से काम करते चले। तो जैसे कुछ एक एग्जांपल, जैसे 2020-21 में जो है कुछ अलग था, जैसे वेंचर कैपिटल वगैरह आप कितना दे रहे हैं, नए स्टार्टअप्स कितने खुल रहे हैं। तो ये 20-21 में इन सब चीजों पर फोकस था। 25 में आप जो है 5G पर आ गए कि 5G, इसके अलावा ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन कितना है, ये सारे पॉइंट उसमें जोड़े गए। यानी जो 7 पिलर्स हैं वो तो है ही, लेकिन समय के साथ उसमें इस प्रकार की चीजें जोड़ी गई प्रैक्टिकली, यानी आउटकम वाले पार्ट में। फिर इसके बाद 2023 में डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। रैंकिंग में उनको अच्छा स्थान मिला जिन्होंने डिजिटल इकोनॉमी पर अच्छा काम किया था। 2024 में ऑब्वियस है ग्रीन ट्रांजिशन मैकेनिक्स को फोकस किया गया, यानी कि जैसे आप अपनी इकोनॉमी में कार्बन क्रेडिट कैसे जनरेट कर रहे हैं। और 2025 में मेरे प्यारे बच्चों नॉलेज डिफ्यूजन और क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स को अधिक फोकस किया गया, यानी ज्ञान आधारित उत्पाद जो आप बना रहे हैं उसको आप एक्सपोर्ट करें, उसको ज्यादा फोकस किया गया। तो इसका मतलब हर साल सीढ़ी बदल दी जाती है और देश को उसी पर चढ़ने की आवश्यकता होती। हर साल सीढ़ी बदल जाती, तो यही है कि भाई 26 में फिर सीढ़ी बदलेगी, सिंपल सी बात है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। मेथडोलॉजी और भारत क्या वास्तविक रूप से इनोवेशन कर रहा है। आप थोड़ी सी चर्चा इस प्रश्न के ऊपर कर ली, हैज इंडिया ट्रूली बिकम मोर इनोवेटिव। आप देखो 2020 में 48 रैंकिंग थी और अभी कितनी हो गई है, आप देखें 38 हो गई है। यानी हम भारत के नागरिक अब टॉप 40 विश्व के सबसे इनोवेटर कंट्रीज में से आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे सर भारत किन किन क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है, क्या सातों पिलर्स में अच्छा कर रहा? नहीं, भारत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी सर्विसेज में और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में विश्व में टॉप पे है। आप सोचिए आईटी सर्विसेज ही हैं जो हमें एक्सपोर्ट में भी सहूलियत देती हैं और हमें वो इनोवेशन इंडेक्स में भी नंबर 1 पे लेके आ रही। दूसरा जो हमारी रैंकिंग को ताकत देता है, वो जो हमारा तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो हमें देता है। और तीसरा क्रिएटिव सेक्टर्स भी हमारे यहां जनरेट हो रहे हैं, जैसे गेमिंग हो गया, डिजाइन, सिनेमा, इसमें भी हमारी एक ग्लोबल पहचान है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। पॉइंट इज क्लियर। भारत क्यों आगे बढ़ रहा है, तो 3 पॉइंट बस, इससे ज्यादा एग्जाम में आपको लिखना नहीं, लेकिन हाँ साथ में चैलेंज भी भारत के सामने बहुत है। चैलेंज क्या है? इंफ्रा के यानी कैपेसिटी के लेवल पर सबसे बड़ा कैपेसिटी है ना, इनपुट के स्तर पर भारत के सामने चैलेंज है। हमारी एजुकेशन क्वालिटी एंड रिसर्च फंडिंग में कमी, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। एजुकेशन क्वालिटी हिंदुस्तान का बहुत वीक है।
ग्रामीण इलाकों में इनोवेशन डिफ्यूजन, मतलब ग्रामीण इलाकों में डिफ्यूज हो चुका है इनोवेशन, यानी इनोवेशन है ही नहीं। आप लोग स्वयं विचार करें कि आप जहां से पढ़े, जैसे पढ़े हैं बचपन से अभी तक, कुछ भी ऐसा सिखाया गया हो जो आप उसका प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ग्रामीण इलाकों में प्रसार, इनोवेशन के प्रसार की कमी। इसके अलावा इनोवेशन गवर्नेंस भी देश के सभी राज्यों में, रूरल और अर्बन, समान नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं जो भारत के सामने सबसे बेहतर चैलेंज है। अब आता है कि भारत सरकार की वो कौन सी नीतियां नहीं है जिनके कारण से हम यहां तक पहुंचे। इन नीतियों की बहुत बारी मैं चर्चा कर चुका हूं। 2016 में हमने स्टार्टअप इंडिया लिया, बताने की जरूरत नहीं है। अटल इनोवेशन मिशन, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। डिजिटल इंडिया मिशन, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मेक इन इंडिया, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पीएम रिसर्च फेलोशिप और निधि स्कीम, ये भी एक प्रयास है। और एनआरएफ वगैरह जो हमने बनाए, वो सब भी एक प्रयास है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ गए। भारत सरकार के 4-5 पॉइंट आपको लिखना होता है, इससे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं। हाँ, इन सबको प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ेंगे तो तब अपन सीसीपी कोर्स में पढ़ा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर यही कहा गया है। अब भारत का हो गया। अब आता है जो ये कहा गया मेथडोलॉजी पर क्या प्रश्न आर्टिकल में उठाया गया। हर वर्ष इंडिकेटर बदलते हैं जिससे तुलना थोड़ी कठिन हो जाती है। इससे छोटे देशों को तो लाभ मिलता है, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। लेकिन बड़े देशों का जो एवरेज है वो कम हो जाता है, क्योंकि छोटे देश तुरंत एडजस्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें ग्रास रूट इनोवेशंस को, इस मेथोडोलॉजी में क्या कमी है, पहला तो मैंने बता दिया। दूसरा कमी यह है कि इसमें ग्रास रूट इनोवेशंस को कम स्थान मिलता है। मतलब कम लागत वाले नवाचार, मान लीजिए आपने बहुत कम पैसे से कुछ बना लिया, उसको यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी जाती है काउंटिंग में। जिसे हम बोलते हैं फ्रूगल इनोवेशन। जैसे मान लीजिए गुजरात के किसान हैं, उन्होंने बनाया लो कॉस्ट वाटर पंप, लो कॉस्ट वाला वाटर पंप। अब ये सारी चीजें रैंकिंग में आती नहीं है, इसी को बोलते हैं कि ग्रास रूट इनोवेशन को इसमें स्थान नहीं है। तो इसकी मेथोडोलॉजी पर भी 2 पॉइंट आपको बता दिए गए, ठीक है। और अब अगर ऐसा है तो भाई भारत क्या करे कि इस रैंकिंग में टॉप पर आए। तो सबसे पहली चीज वही बेटा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आप अपनी लाइफ में एआई को बहुत अच्छे से यूज करिए। आपको इस समय केवल एक मेंटर की जरूरत है, वही मेंटर आपको सिलेक्शन तक ले जा सकता है, अगर आप एआई की ताकत को समझते हैं। मेंटर का रोल क्या होता है? आपको डगमगाने नहीं देगा। तो अपनी ताकत पहचानिए। इसमें भी पहला पॉइंट यही आर्टिकल में दिया गया कि एआई रेडीनेस बढ़ाना, यानी अगर आप इनोवेशन में टॉप पे जाना चाहते हैं तो एआई इकोसिस्टम डेवलप करिए। यानी भारत को अपना एआई रिसर्च मिशन लाना होगा। सेमीकंडक्टर मिशन जैसे ना, एआई रिसर्च मिशन। हिंदुस्तान क्यों लेट कर रहा है? मैं कब से एआई रिसर्च मिशन की बात कर रहा हूं, आप सुनेंगे 2-4 महीनों में। दूसरा, क्लाइमेट इनोवेशन पर हमें निवेश करना होगा, क्योंकि इसको भी खूब मार्किंग मिलने वाली है इंडेक्स में। यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भारत को करना होगा। और तीसरा, इनोवेशन गवर्नेंस रिफॉर्म करने होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि राज्यों के बीच नवाचार प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, यानी राज्यों की नवाचार की रैंकिंग, कौन देश नंबर 1, कौन सा राज्य नंबर 1, कौन सा राज्य नंबर 2, ये रैंकिंग निकालो जिससे उनके बीच में प्रतिस्पर्धा। और इस रैंकिंग को फाइनेंस कमीशन के द्वारा राज्यों को जो दी जाने वाली सहायता है, जो अनुशंसा करता फाइनेंस कमीशन, उसके साथ जोड़ो। फाइनेंस कमीशन इसको भी कंसीडर करे। और तीसरा है या चौथा है ग्रास रूट टू ग्लोबल, यानी जो ग्रामीण नवाचार हो रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाना। इन द एंड हम कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि इनोवेशन इंडेक्स में ऊपर चढ़ना एक उपलब्धि है जो भारत ने प्राप्त की है। पर सच्चा नवाचार क्या है, उस सीढ़ी को समझने में है। मेथोडोलॉजी ये जो लगातार बदलती रहती है और वो समय के अनुकूल बदलती है। तो ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि अगली पीढ़ी की रैंकिंग जिन नए संकेतों पर आधारित होंगे, जैसे एआई पर,
जैसे डेटा एथिक्स आपका क्या है, यानी दूसरों के डेटा को आप कैसे सुरक्षित रखते हैं, क्लाइमेट रिजाइलियंस पर यानी जलवायु प्रेरित कार्यों पर, इन पर आधारित होगा अगला रैंकिंग। तो उसी के अनुसार भारत को नीति निर्माण करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मजा आ गया? एकदम बताएं, एकदम 100% मजा आया कि नहीं आया? बोलिए भाई। आ गया तो आइए थोड़ा सा और मजा लिया जाए। और सब बच्चे बताएं 100% मजा आया? अब आपके सामने ये प्रश्न बन पड़ा है। इस प्रश्न को आप देखिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसी देश की नवाचार प्रणाली का आकलन करने में कितना प्रभावी है? इस संदर्भ में भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए भाई बताइए, क्या इस प्रश्न को लिख पाने में आप सक्षम हैं? जरा पढ़िए इसको और सोचिए। बोलिए। बोलिए भाई। पढ़िए इसको। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसी देश की नवाचार प्रणाली का आकलन करने में कितना प्रभावी है। अब इसको कैसे लिखेंगे, कितना प्रभावी है? तो भाई 7 पिलर हैं, उसके आधार पर आकलन करता है, तो इसकी प्रभावशीलता तो है ही है। ये इन 7 आधारों पर जो देश अच्छा काम कर रहे हैं, भारत क्या कर रहा है, 5-6 पॉइंट आप लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद इसके चैलेंजेस बताते हुए उसका सोल्यूशन बताना है और इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा, बताने की जरूरत नहीं। बाकी अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी, अगर आप प्रीलिम्स को लेकर के संकट में हैं तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो प्रीलिम्स को लेकर के संकट में है तो मेरे पास 2 फार्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक फार्मूला है सीसीपी और दूसरा फार्मूला है ट्रिपल सीए। सीसीपी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन प्रीलिम्स है, जिसमें हम यानी अब जो बाकी का 7 महीना है उसमें आपको पूरा प्रीलिम्स तैयार कराएंगे। ठीक है, पूरा प्रीलिम्स तैयार कराएंगे स्टैटिक अप्रोच से, स्टैटिक जीएस के साथ, और करंट अफेयर्स का जिक्र भी होगा तो वो स्टैटिक जीएस के लास्ट में होगा, यानी यहां पर पूरा फोकस स्टैटिक पे होगा। और ये है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन करंट अफेयर्स, जिसमें हम करंट अफेयर्स के थ्रू आपकी जीएस की प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे, यानी करंट और उसके साथ स्टैटिक को पढ़ाएंगे। तो एक जगह स्टैटिक और एक जगह करंट, ये हमारा यूनिक हमारे फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा है, ये जो बच्चे फाउंडेशन यूपीएससी का लेते हैं। और इस कोर्स में दोनों चीजें एक साथ आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो जिनका भी 26 में प्रीलिम्स है वो संकट महसूस करते हैं तो आइए और कनेक्ट हो जाइए और अपनी जर्नी को आसान बनाइए। बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, स्वाभाविक है, तो अगर वो ऑप्शनल और जीएस दोनों का फाउंडेशन करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटिनम बैच है, और अगर वो डायमंड बैच यानी केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं तो डायमंड बैच है। इसे अगर केवल करना चाहते हैं उसकी भी क्लासेस अवेलेबल है अलग से, और अगर केवल प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर कोई बच्चा मेंटरशिप चाहता है, और मेंटरशिप में आना चाहिए, जैसे बच्चे क्या होते हैं, आप सब अधीर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में मेंटरशिप की पता नहीं कौन सी पिक्चर बनी होती है। बेटे मेंटरशिप ना टीचर का साथ, वो आपके साथ होना चाहिए, पढ़ना आपको है, उसके प्लान्स को आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस चीज को समझ पाते हैं। फिर वो थोड़े टाइम के बाद मेंटरशिप ये है क्यों लेनी चाहिए, आपस में डिस्कशन क्यों ले, हम तो खुद कर लेंगे। अगर आप कर लेते, अगर केवल 1000 सीट ना होती और 5 लाख बच्चे ना होते तो आप कर लेते, स्वयं कर लेते। लेकिन ये कंपटीशन है, इसमें आप स्वयं नहीं कर सकते। इस चीज को आप मानिएगा, नहीं मानेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्यों आवश्यक होता है। इसके अलावा अभिव्यक्ति आईएएस ऑप्शनल हब, इसमें आपको अवेलेबल है हमारे पास हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल जो मैं पढ़ाता हूं,
हिस्ट्री बाइलिंगुअल जो मैं पढ़ाता हूं, यानी और बाइलिंगुअल में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ लेक्चर लेता हूं, यानी हिंदी भी लिखाता हूं और इंग्लिश भी लिखवाता हूं। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना हिंदी मीडियम के लिए। और ये सारे ऑप्शनल है, जिस पर मैं मेंटरशिप देता हूं, जिसमें ज्योग्राफी भी शामिल है। तो आप सब हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और ये हमारा है लर्निंग ऐप, जिसको आप डाउनलोड करके और सभी क्लासेस यहां पर देख सकते हैं। और ये पीडीएफ है ₹99 पर मंथ, जो आपको पूरा कंटेंट हिंदू का दे देती है। अब आते हैं दो खबरों की तरफ, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को करा दिया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर कृत्रिम एआई जनित सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव रखा है। क्या इस टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत है? मैंने क्या प्रारंभ में ही सब कुछ समझा नहीं दिया है? एक बार मुझे बताएं, क्या इसमें बहुत डीप जाऊं मैं? और ऐसा नहीं कोई बच्चा कहे हाँ सर जाइए, तो जाना भी है। यानी हमारे कंटेंट पर, हमारे द्वारा, जनता के द्वारा बनाए गए कंटेंट पर सरकार निगरानी रखने जा रही है। एक कानून ला रही है, और कानून कुछ और नहीं, आईटी रूल्स जो हमारे 2021 में आए हैं, उसी में एक नया क्लॉज जोड़ दिया जाएगा, जो आपको कंटेंट में पूरा डिटेल में मिलेगा, बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, सरकार अपने को रेगुलेट करने जा रही है, यानी पहले में सरकार हमको रेगुलेट कर रही है, अगले में सरकार खुद रेगुलेट हो रही है। और दोनों चीजें डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध मैंने प्रारंभ में जिक्र कर दिया, अब्राहम लिंकन साहब का स्टेटमेंट जो एथिक्स के पेपर में आया था, उसका भी जिक्र कर दिया। कंटेंट नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में एक नया संशोधन प्रपोज किया है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है 2026 में, जिसके तहत क्या किया जाएगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट को अनिवार्य रूप से लेबल और डिस्क्लोज करना होगा। यानी मैंने एआई जनरेटेड कंटेंट बनाया कि चलो भाई, अब अभिव्यक्ति आईएएस प्रचार करेगा किस चीज का? अपने कोर्सेस का। तो एआई के थ्रू जो प्रचार हो रहा है, उसमें 10%, मतलब जो पूरा एक वीडियो जा रहा है उसकी साइज का 10% उस पर लेबल करना होगा कि यह एआई जनरेटेड वीडियो है। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, और यही प्रपोज कर रहा है वो आपको मैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत जो सरकारी अधिकारी दूसरे आर्टिकल का सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट टेक डाउन नोटिस भेजते हैं, उन्हें अब जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यानी जैसे मैं अधिकारी हूं और सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मुझे मिली है, तो अब मैं कहता हूं आपने कोई कंटेंट बनाया, तो हमने प्लेटफॉर्म को भेजा कि भाई यूट्यूब पर तुम एक कंटेंट सुनील अभिव्यक्ति ने डाला है, इसको तुरंत हटाओ क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो वो यूट्यूब वाला क्या करता है, चूंकि ये जिम्मेदार अधिकारी तो ये हटा देता है। लेकिन अब जो ये कहेगा, यानी जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको भी अकाउंटेबल बनाया गया है। कि अकाउंटेबल कैसे बनाया गया? कि जो भी तुम हटाने को कह रहे हो उसका बेस बताओ कि ये क्यों, 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको लिख के देना होगा। तो अभी से जब लिख के देना होता, पिक्चर वगैरह देखिए, लोग कहते हैं ना कि जैसे ईमानदार अधिकारी, उसका सीनियर कहता है अरे यार ये बिल्डर वाला केस निपटा दो, तो वो कहता है, जो ईमानदार अधिकारी होता है, जो पिक्चर का हीरो होता है, वो कहता है कि नहीं सर, आप मुझे लिख के दीजिए, मैं कर दूंगा। तो वो जो सीनियर अधिकारी होता है वो लिख के नहीं देता है। आई होप समझ गए। तो यही सारी बातें हैं, और सिलेबस आपके सामने है, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, दोनों चीजें आपके सामने हैं, जिसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होना नहीं है। ठीक है, गवर्नेंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमी भी है, सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड है। और इंटरनल सिक्योरिटी भी है कि भाई इससे इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट होने से बचाया जा सकेगा। ये कानून कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होने से बचाएगा, और ये इस कानून की आवश्यकता क्यों है? 2016 का यह प्रश्न हमें बताता कि गैर राज्य अभिकरण, यानी वही एंटी सोशल एलिमेंट, नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का उपयोग विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए हो रहा है। ये चिंता का विषय है। और कैसे वो लोग अपना काम कर रहे हैं, डीप फेक एआई, यहां पर एक एग्जांपल आएगा, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन आज का टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा। और फिर क्या
उपाय हम सुझाएं कि जिससे इस प्रकार की चीजें ना हो, सबवर्सिव एक्टिविटीज ना हो, विध्वंसकारी गतिविधियां ना हो, तो आप बताएंगे कि जिस तरीके से सरकार ने डीप फेक के लिए एक नियम प्रस्तावित किया है, अगर उसका बेहतर ढंग से इंप्लीमेंटेशन होता है तो इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का डीप फेक रूप में विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु उपयोग नहीं होगा। सिंपल सी बात है। क्या आएगा कि नहीं आएगा, आप चिंतन करें। सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। सेल्फिश यानी अपनी बातों को ही हम जस्टिफाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तो स्वाभाविक उसमें हम डीप फेक एआई लेकर के आएंगे, इससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करना चाहेंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे। तो इसको रोकने के लिए स्वाभाविक रूप से सरकार का कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान तो है, लेकिन साथ ही अभिशाप भी है। तो उसी अभिशाप को दूर करने के लिए सरकार यह व्यवस्था ला रही है, यानी आईटी रूल्स 2021 में संशोधन किया जा रहा है, जिससे डीप फेक एआई जैसी चीजें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना पहुंचा सके। मजा आ रहा नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। बस आपको यूज करने की कला सीखनी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे कहेंगे कि सर इस टॉपिक में सारी चीजें हमें पता है। कई बच्चों ने लिख दिया कि सर पता है, बट आपके समझाने का तरीका कुछ और है। सना कह रही सर समझ में आ जाता है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होती। बेटा देख, सबसे बड़ी कमी तुम्हारी क्या है, सना के माध्यम से मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, भाई देख हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, हम लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। सना आप भी लिखिए, क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर आपने एक दिन लिखा हो तो एक दिन के बाद आप अगले दिन नहीं लिखते हैं, ये सत्य है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यार जब तक कंटिन्यूटी नहीं, कछुआ और खरगोश की कहानी हम बचपन से पढ़ रहे हैं। आपने पिछले 6 साल 7 साल मुझे हिंदू पढ़ाते हो गया यूट्यूब पर, क्या आपने कभी कोई लंबा गैप देखा? आप मुझे बताइए। अगर 1-2 दिन किसी कारण से कुछ छूट गया हो, यानी मैं लेक्चर ले रहा हूं लेकिन पहले लेक्चर में अधिक समय लग गया, तो भी मैं उसको कंप्लीट करता हूं। कंटिन्यूटी मैटर करती है बेटा। आप लोग कहते हैं ना कि सर आपके जैसा कब सोच पाएंगे। बेटा जब मेरे जितनी मेहनत करोगे, सिंपल सी बात है, तो मैं मेहनत करता हूं। तो सबसे बड़ी कमी आपकी है ना, आप लोग लिखते नहीं। अभी ये क्लास खत्म होगी, इसके बाद तुरंत कूद पड़ोगे कुछ और। मैंने इसीलिए पहले से कहा ऑप्शनल, प्रीलिम्स और जो भी मैं यहां क्वेश्चन दे रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ रहे हैं हर साल और लड़ेंगे।